जो भी सभी वेलकम टू लो। मैं कृष्णदत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपने एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्णदत्त कश्यप में। तो एक बार जल्दी से सभी जुड़ जाओ और जल्दी से बता दो मेरी ऑडियो वीडियो विजिबल है भैया। ठीक है, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का भैया हमारा। जय श्री राधे कृष्ण सभी को, जय श्री राधे कृष्ण सभी को। ठीक है भाई, और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ। जल्दी से एक बार जुड़ जाओ सभी। और आज जो हमारा चलने वाला है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का यूनिट सेकंड चल लिया भैया, और इसमें लेक्चर 28 चलेगा। ठीक है भैया, आज आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट हो गई है भैया। ठीक है भैया, आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट हो गई है। ठीक है, जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे भैया क्रिस्टल बाइंडिंग, यानी कि क्रिस्टलों में बंधन कैसे कैसे होता है, तो वे सारी चीजें हम सीखेंगे भैया। यानी कि हमारे पास यदि कोई क्रिस्टल है तो वो किस तरीके से बाउंड हुआ हुआ है। ठीक है, तो वे सारी चीजों के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। एक बार जल्दी से बता दो, क्या आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे हो ना अपनी? जो भी चीजें मैं साथ के साथ पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से कर रहे हो ना अच्छे से? ठीक है भाई, चलो भाई स्टार्ट करें सभी। आ जाओ भाई, एक बार जुड़ जाओ सभी जल्दी जल्दी, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, आज किसी को नोट नहीं करना। आज किसी को भी काम नोट नहीं करना। आपको स्टडी मटेरियल से आप काम नोट कर लेंगे बाद में। आज बस कल केवल आपको सारी चीजें देखनी है, सारी चीजें समझनी है मैं कैसे कैसे बता रहा हूं। तो प्लीज कोई भी स्टूडेंट नोट ना करे, क्योंकि ये कंसेप्ट इस प्रकार से नोट करते हुए चले जाओगे तो थ्योरी बहुत ज्यादा है। इसी वजह से मैं आपकी क्लास लेने में लेट हो गया, क्योंकि असाइनमेंट इसका रेडी कर रहा था मैं आपका। ठीक है भैया, तो प्लीज कोई भी स्टूडेंट नोट ना कराए, आप स्टडी मटेरियल से बाद में इसे कर लें। ठीक है भैया, तो स्टार्ट करते हैं भैया। क्रिस्टलों में बंधन। ठीक है भैया, तो सबसे पहले आता है हमारा ये। अगर मैं आपसे कह लगूं कि भैया क्रिस्टलों में बंधन के लिए कुछ नोट पॉइंट हमें समझने पड़ेंगे अच्छे तरीके से, जहां से आपका क्वेश्चन बनेगा मैं वहां पर अंडरलाइन कर दूंगा। उसने बता रखा किसी भी क्रिस्टल के घटक अणु। मान लो सपोज करो मेरे पास कोई भी एक क्रिस्टल है, मान लो ये रहा कोई क्रिस्टल है। ये क्या है? मान लो कोई भी एक क्रिस्टल है। ठीक है भैया, क्रिस्टल है। इसके घटक अणु यानी कि इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे एटम होता है, एटम होता है, या फिर आयंस होता है, या फिर मॉलिक्यूल जो होता है। यानी कि घटक अणु का मतलब है क्रिस्टल के अंदर ये तीनों चीज पाई जा सकती हैं, एटम, आयन और मॉलिक्यूल। ठीक है भैया, तो ये एक तरीके से ये न्यूक्लियस के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ये न्यूक्लियस के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं भैया। यही वाली बात मैंने आपको बता रखी है कि किसी क्रिस्टल के घटक अणु, परमाणु, आयन या अणु परस्पर इलेक्ट्रॉनों के ऋण आवेशों द्वारा, इलेक्ट्रॉन के ऋण ऋण आवेश, यानी कि इन्हें ऐसा माना गया है ये पूरा सिस्टम नेगेटिव को शो करते होंगे। और न्यूक्लियस को कैसा माना गया भैया? न्यूक्लियस को, नाभिक को माना गया पॉजिटिव शो करते होंगे। तो भाई जल्दी से बताओ, जहां पे एक नेगेटिव होगी, जहां पे एक नेगेटिव चीज होगी और जहां पे न्यूक्लियस होगा ये पॉजिटिव चीज होगी, तो क्या करेंगे वे? अट्रैक्शन करेंगे ना करेंगे। और जहां कहीं पे पॉजिटिव और नेगेटिव होता है वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन होता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बारे में हम कहाँ पे पढ़े थे? वैद्युत स्थितिकी में। और वैद्युत स्थितिकी को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे कितनी बार पूछा गया है कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो आयंस ये होते हैं या नाभिकों के द्वारा किस आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, तो आपको बताना है भैया वे होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है भैया, क्योंकि इसमें एक तो हो गया हमारा पॉजिटिव और एक हो गया नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं भैया। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और जहां पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की बात होती है वहां पे अब बात हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो ये यानी कि किसी भी क्रिस्टल में एटम, आयन या मॉलिक्यूल न्यूक्लियस से किस प्रकार से जुड़े रहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के द्वारा जुड़े रहेंगे। ये टर्म्स इसकी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है भैया, सर प्लीज रिपीट। अभी तो कुछ कराया भी ना है, रिपीट। अभी तो कुछ रिपीट कराया भी ना है, ध्यान से देखो भाई। लो दोबारा से आपके सेटिस्फेक्शन के लिए बता रहा हूँ, ये था सबसे पहले पहले मैं आपका।
ये था भैया सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का यूनिट सेकंड है, लेक्चर 28 है। टॉपिक है क्रिस्टल बाइंडिंग, यानी कि क्रिस्टलों में बंधन समझा रहा हूँ भैया मैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट भैया प्लीज नोट ना करा, बाद में स्टडी मटेरियल से मैं आपकी पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आप कंप्लीट कर लें। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास सपोज करो कोई क्रिस्टल होता है, ठीक है, कोई क्रिस्टल होता है, उसके अंदर कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे एटम होता है, आयंस होता है और मॉलिक्यूल होते हैं। वे न्यूक्लियस के द्वारा, न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और ये इन पे कैसा चार्ज मानते हैं, नेगेटिव। तो ये दोनों कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जुड़े हुए रहेंगे भैया। ये वाला, ये वाली बात बता रखी, यदि कोई क्रिस्टल है मेरे पास, तो इस क्रिस्टल के अंदर क्या होते हैं, एटम होते हैं, आयंस होते हैं और मॉलिक्यूल हैं। तो वो एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि ये सभी जो है न्यूक्लियस के साथ किस फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको बताना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं भैया। यानी कि स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, कोई भी चीज किसके साथ कितनी जुड़ी हुई है, तो ये डिपेंड करती है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी को यहाँ पे क्रिस्टल में मैं कजेसिव एनर्जी बोल लूंगा, ससंजक ऊर्जा, यानी कि जो किसी को जोड़ेगी या किसी को तोड़ेगी। ज्यादातर केस में जोड़ने का देखा गया है, ठीक है भैया। तो ये वाला पॉइंट जल्दी से बताओ सभी को, अगर समझ में आ गया हो तो यस लिख दो एक बार सभी, फिर आगे चलते हैं, ठीक है भैया। अगर ये वाला पॉइंट सभी को समझ में आ गया हो तो यस कर दो। यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनेगा ये वाला, कि भैया किसी भी क्रिस्टल के जो आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होता है, या फिर ये सारी चीजें या नेगेटिव, जो इन पर नेगेटिव चार्ज, ऐसा मान के चले कि ये न्यूक्लियस के साथ कैसे जुड़ेंगे भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के द्वारा जुड़ेंगे। एक बार सभी यस लिख दो अगर सभी को ये वाली बात समझ में आ गई हो तो, फिर आगे चलते हैं भैया। अभी आएगी आपकी, अभी बता रहा हूं मैं। बाइंडिंग एनर्जी या कजेसिव एनर्जी, बंधन ऊर्जा या ससंजक ऊर्जा, ये आ रही है भाई, देखो ये रहा। ये वाली बात बता रखी है कि किसी क्रिस्टल में उसके बंधन का अभिलक्षण क्रिस्टल की ससंजक ऊर्जा होती है। यानी कि कोई भी क्रिस्टल किसी भी चीज के साथ कितना बंधा हुआ है, कितना बंधा हुआ है, तो कौन निर्धारित करती है भैया, उसकी ससंजक ऊर्जा करती है। ससंजक ऊर्जा को यहाँ पे अगर हमें सेकंड यूनिट में पढ़ना, तो हम बाइंडिंग एनर्जी को थोड़ी देर के लिए ससंजक ऊर्जा कहकर चलेंगे। यह क्रिस्टल की प्रति परमाणु या प्रति अणु बंधन ऊर्जा है, यानी कि ससंजक ऊर्जा का दूसरा नाम क्या है भैया, बंधन ऊर्जा है। यही बता रखी, यह वह ऊर्जा है जो किसी अनंत दूरी पर स्थित उदासीन परमाणुओं व अणुओं से क्रिस्टल को निर्मित करने में प्रति परमाणु या प्रति अणु उत्सर्जित होती है, ठीक है। अब ध्यान से समझियो कैसे बता रहा हूं। वो क्या कह रहा है, यहां से पढ़ना स्टार्ट करो। मान लो सपोज करो कोई भी ये कोई भी हमारा क्रिस्टल है, और इसके साथ इसके द्वारा मान लो कोई भी एटम जुड़ा हुआ है, मान लो, ठीक है भैया। यहाँ पे कोई भी क्रिस्टल, मान लो कोई क्रिस्टल, एक बात बताओ, एक जनरल सी टर्म्स आपको बताता हूँ, यदि कोई क्रिस्टल पानी में डालने पे आसानी से क्या हो गया, घुल गया, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी, कमेंट करो जल्दी से। अगर कोई क्रिस्टल, मान लो कोई भी क्रिस्टल आपने पानी में डाला और जल्दी से घुल गया, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कैसी होगी, कम होगी या ज्यादा, कमेंट करो जल्दी से, जल्दी बताओ भैया कैसी होगी। बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया भाई, सभी एक बार कमेंट करके बताओ, ठीक है, बिल्कुल सही बताया भैया। अगर कोई भी चीज, मान लो अगर किसी भी पानी में या किसी भी चीज में घोलने पे क्या हो रही है, वो तेजी से घुल जा रही है, तो इसका मतलब उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है। यानी कि अगर मैं कह लगूं कोई बहुत देर में घुल रही है, तो इसका मतलब है उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो आप ये कह सकते हो कि कोई भी क्रिस्टल कितनी तेजी से बंधा हुआ है, भाई जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतना ही ज्यादा मजबूत, ठीक है भैया ये बात। तो ये वाली फर्स्ट लाइन आपकी यही वाली बात बताती है, ठीक है। हम यहाँ बाइंडिंग एनर्जी को संसंजक ऊर्जा भी कह देंगे, ये वाली बात यहाँ बता रखी, द क्रिस्टल बाइंडिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कजेसिव एनर्जी। याद रखना, कोई भी क्रिस्टल बंधा हुआ है तो कौन निर्धारित करेगा यहाँ पे, कजेसिव एनर्जी। और कजेसिव एनर्जी एक तरीके से क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी ही होती है, ठीक है भैया, बाइंडिंग एनर्जी होती है। वो बता रहा किसी भी एटम की या किसी भी मॉलिक्यूल की, ठीक है।
अब थोड़ा सा ध्यान से समझियो मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये वाला कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। ये क्रिस्टलर यो वाली चीज इसके साथ तेजी से बॉन्ड बनाए हुए है, तो इसका मतलब है बाइंडिंग एनर्जी या कजेसिव एनर्जी इसकी ज्यादा है। बाइंडिंग एनर्जी कैसी है इसकी, ज्यादा है। अगर मान लो टूट गया हो जल्दी से तो बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो कजेसिव एनर्जी भी आप कह सकते हो, कजेसिव एनर्जी भी इसकी ज्यादा रहेगी। अच्छा यहाँ पे ये वाली बात, अगली वाली लाइन ध्यान से समझो। मैंने कहा कोई भी न्यूट्रल है मेरे पास में, मान लो एक न्यूट्रल न्यूट्रल एटम यहाँ पे रखा हुआ है, ये रखा, यहाँ पे कोई भी एक न्यूट्रल एटम ये रखा हुआ है, ठीक है भैया। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनफाइनाइट है इनके बीच की डिस्टेंस। कैसी है इनके बीच की डिस्टेंस, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब फिजिक्स में ये होता है भैया, इनफाइनाइट का मतलब जो हमारी रेंज से बाहर हो। अब इनफाइनाइट तो जब कोई गया ही ना, तो आप कैसा पार्टिकल को ला सकते हो, समझ में आई बात। तो कोई भी न्यूट्रल एटम है, ये वाला भी कोई भी न्यूट्रल एटम है, ये काफी दूर दूर है, उदासीन है। अब क्या हो रहा है, अब यदि इन न्यूट्रल एटम्स है दोनों को मिला दिया जावे, इन न्यूट्रल एटम को दोनों को मिला देने के बाद क्या बना दिया जावे, क्या बना दिया जावे, क्रिस्टल बना दिया जावे। क्या बना दिया जावे भैया, क्रिस्टल बना दिया जावे। तो इन दोनों को जुड़ने में जो एक क्रिस्टल बना, तो इसके बाद कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी। क्या होगा, कुछ एनर्जी एमिट होगी, बाहर निकलेगी। तो इसी इसी सिस्टम को किसके द्वारा बताया गया है, कजेसिव एनर्जी के द्वारा बताया गया। यानी कि सपोज करो मेरे पास में मान लो ये दो कोई पेन है, मान लो इस तरीके से, मान लो ये एक, ये मोबाइल है और ये भैया पेन है, और ये आपस में न्यूट्रल है। अब यदि मैं इन्हें दोनों को मिला देता हूं, तो हमारा क्या बन जाता है, क्रिस्टल बन जाता है। तो इन दोनों के क्रिस्टल के बनने में जितनी एनर्जी एमिट बाहर हो रही है, जितनी बाहर एनर्जी निकल रही है, उसे क्या कहेंगे हम, कजेसिव एनर्जी, ससंजक ऊर्जा। यानी कि इन दोनों की बॉन्डिंग होने में जितनी एनर्जी बाहर निकल रही है, उसे क्या कहेंगे हम, कजेसिव ऊर्जा। ठीक है भैया, ससंजक ऊर्जा। ससंजक का मतलब ही जुड़ना होता है, ससंजक का मतलब ही जुड़ना होता है भैया। जल्दी से बताओ, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो यहाँ से आपका ये टर्म्स पूछी जा सकती है कि कोई भी क्रिस्टल है, ये पहली लाइन आपकी अच्छे से पूछी जा सकती है। यानी कि कोई भी, ये मतलब इतनी खास नहीं है, बस ये पहली लाइन आपको अच्छे से तैयार रखनी है, आपको पता होनी चाहिए इतनी टर्म्स। तभी एक बार ये से लिख दो अगर समझ में आ गया हो तो। लेकिन जो अब से आगे आपकी चीजें चलेंगी, एक एक पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है भैया। आगे चलते हैं भाई, क्या सभी को समझ में आ गया, ये वाला जो कंसेप्ट है क्या सभी को समझ में आ गया। अगर सभी को समझ में आ गया हो तो एक बार सभी थंब कर दो भैया। इस वाले कंसेप्ट में केवल दो ही बात थी कि कोई कितना किसी के साथ जुड़ा हुआ है वो कौन निर्धारित करेगा, कजेसिव एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये थी कि दो हमारे पास न्यूट्रल एटम थे, एक जगह मिला दिया, जो एनर्जी बाहर निकली वो है कजेसिव एनर्जी। ठीक है भैया, तो आगे चलते हैं। देखो ध्यान से, अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से 101% क्वेश्चन आना आपका। वो कह रहा है जो हमारे ये बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट है, इसके आधार पर कोई भी क्रिस्टल कितने टाइप का होता है। तो आपको बताना है कितने टाइप का होता है भैया, 5 टाइप का। मोस्ट इंपोर्टेंट कर दियो, कितने टाइप का होता है, 5 टाइप का। यानी कि कोई अगर आपसे पूछने लगा बाइंडिंग एनर्जी के आधार पर कोई भी क्रिस्टल कितने टाइप का होता है, तो भैया 5 टाइप का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन। कौन कौन से टाइप होती है भैया, आयोनिक क्रिस्टल होता है एक तो हमारे पास, कोवलेंट क्रिस्टल होता है, मेटेलिक क्रिस्टल होता है, मोलिकुलर क्रिस्टल होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल होता है। तो ये सभी 5 हमें अच्छे तरीके से पढ़ने हैं और इनके बारे में ही अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त करनी है। इन पांचों में से ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे एफसीसी, बीसीसी और मतलब आपका एससी वाला था, जितने वे 3 इंपॉर्टेंट थे, इसी प्रकार से ये 5 भी ऐसी इनकी प्रॉपर्टी चलती है। ठीक है भाई, एक बार देख लो इसे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। एक बार नाम याद करने की कोशिश करो इनकी सभी की, जल्दी से, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। एक बार सभी इनका नाम याद करने की कोशिश करो एक बार, फिर चलते हैं आगे। अगर ये नाम याद हो गया हो सभी को तो एक बार यस लिख दो भैया सभी, ठीक है भैया।
एक बार यस लिख दो। अगर ये यहाँ से दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया, एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि बाइंडिंग एनर्जी के आधार पर कोई भी क्रिस्टल कितने टाइप में डिवाइडेड है, 5 टाइप में, ठीक है भैया। और कौन कौन से हैं तो ये आपसे ध्यान दे लो भैया एक बार, ठीक है भाई, नोट कर लो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, इनके बारे में एक एक प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयोनिक क्रिस्टल। अच्छा, मैं अगर आपको बता दूं, आयोनिक क्रिस्टल वे होते हैं जैसे जिसमें एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, पानी में डाल लो टूट जाएंगे, ठीक है भैया। तो देखो भाई कैसा होता है, ये रहा भैया आयोनिक क्रिस्टल कैसा होता है। आयोनिक क्रिस्टल बाउंडेड बाय ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। एक क्वेश्चन यही बन गया कि आयोनिक क्रिस्टल में किस टाइप का अट्रैक्शन मिलता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है भैया। किन किन के बीच में मिलता है, आयंस के और अपोजिट काइंड के। इसका मतलब है एक तो यहाँ पे रहा होगा पॉजिटिव और एक कैसा रहा होगा यहाँ पे नेगेटिव, एक पॉजिटिव रहा होगा एक नेगेटिव, तो अपोजिट काइंड तो तभी बनेंगे। वो कह रहा आयोनिक क्रिस्टल जो विपरीत प्रकार के आयनों के बीच वैद्युत प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधित होते हैं, ठीक है भैया। एक क्वेश्चन तो इसकी डेफिनेशन से बनता है। और ये जो एग्जाम्पल है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला एग्जाम्पल भैया NaCl इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, NaCl इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। NaCl को रॉक सोल्ट भी बोल देते हैं, तो कभी कभार रॉक सोल्ट के नाम से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रॉक सोल्ट किसका एग्जाम्पल है, भैया आयोनिक क्रिस्टल का एग्जाम्पल है, ठीक है भैया। अच्छा, CaCl किसका एग्जाम्पल है, आयोनिक क्रिस्टल का। KBr किसका एग्जाम्पल है, आयोनिक क्रिस्टल का। आप देख रहे होगे इसमें आपका पॉजिटिव होगा और इसमें नेगेटिव होगा, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, ऐसे ही हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है भैया, ये वाली लर्न कर रखनी है, ये वाली बात। क्या बात है वो कि भैया ZNS स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो आपको याद रखना ZNS स्ट्रक्चर आयनिक और कोवलेंट दोनों होती है, ठीक है। ये कॉमन चीज है भैया, ZNS आपकी कैसी होती है, आयनिक और कोवलेंट दोनों होती है, ठीक है भैया। नोट एक आपने हद तक का समझ लिया अच्छे तरीके से, ठीक है भैया। आगे चले, अब इसके मेन फीचर्स देख लेते हैं, मेन प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है भैया। जब तक की बात आपको समझ में आ गई, आपके यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है, एक क्वेश्चन यहाँ से, और एक क्वेश्चन ये तो आपको याद ही रख लेना। तो 3 क्वेश्चन इस डिस्प्ले पे से बनते हैं आपके, ठीक है भैया। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। चले भैया आगे, यस लिख दो भैया एक बार, ठीक है। चलो आगे देखते हैं एक बार। अगर मैं आपसे कह लगूं कि भैया मेन फीचर क्या है आयोनिक क्रिस्टल के, तो ध्यान से समझो। मोस्ट आयोनिक क्रिस्टल आर हार्ड क्रिस्टल, यानी कि ये कैसे होते हैं भैया, जो आयोनिक क्रिस्टल होते हैं ये किस फॉर्मेट के में मिलते हैं, हार्ड क्रिस्टल होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं, कठोर अवस्था में मिलेगा। ज्यादातर आपने देखा होगा नमक कैसी अवस्था में मिला, कठोर अवस्था में, ठीक है भैया, सॉलिड है तो, ठीक है भैया। कैसे मिलते हैं, कठोर अवस्था में मिलते हैं। दूसरा पॉइंट है आयोनिक सॉलिड आर यूजुअली ब्रिटल। ब्रिटल का क्या मतलब होता है, ब्रिटल का मतलब होता है यदि आप किसी हथौड़े से या किसी भी चीज से इन पर वार करोगे तो ये टूट जाएंगे, ठीक है, भंगुर। तो ये कैसे होता है, आयोनिक क्रिस्टल कैसे होते हैं हमारे, ब्रिटल होते हैं। कैसे होते हैं भैया, भंगुर होते हैं, ठीक है भैया। और आगे आयनिक सॉलिड जो होते हैं इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, यानी कि अगर इसके लिए अगर तुम्हें इन्हें पिघलाना है, कि सॉलिड को पिघलाने के लिए तो ज्यादा वो तो चाहिए ही, सॉलिड को पिघलाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर तो चाहिए, तो इस वजह से हाई मेल्टिंग होता है भाई। हार्ड क्रिस्टल है और अट्रैक्शन फोर्स भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट तो होगा। तो वेपोराइजेशन पॉइंट यानी कि बॉइलिंग पॉइंट भी इसका कैसा होता है, वाष्पन बिंदु भी कैसा होता है, वेपराइजेशन पॉइंट यानी कि उड़ के जाने वाला भी कैसा होता है, ज्यादा होता है, यानी कि इनके आयनिक द्रव्यों के द्रव्यांक, ठीक है भैया, और वाष्पीकरण बिंदु कैसे होते हैं, हाई होते हैं। ध्यान रखना भैया, कैसे होते हैं, हाई होते हैं। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात भी अच्छे से याद रखनी है। अच्छा अगला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट आप समझ गए होगे अच्छे से, ये वाला पॉइंट भी आप समझ गए होगे, ये वाला पॉइंट आप समझ गए होगे। नेक्स्ट, आयनिक सॉलिड आर ट्रांसपेरेंट टू विजिबल रेडिएशन। यदि आयनिक सॉलिड के, ब्रिटल का मतलब है यदि आप ऊपर से मान लो किसी भी मान लो आपने मोटा नमक लिया और आपने ऊपर से पत्थर मारा उस पर, तो वो टूट नहीं जाएगा, फैलेगा थोड़ी ना,
क्या होगा, टूट जाएगा। तो जो एक ही बार में या एक दो बार में टूट जाए तो वे क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, भंगुर होते हैं। ठीक है। तो जो, और बहुत सी चीजें क्या होती है, मान लो आपने उस पर वार करते जा रहे हो तो वो फैलती जा रही है, फिर उसके बाद टूटती है, तो वो ब्रिटल नहीं है। ब्रिटल वो है जो आपने वार करा और वो गैल टूट गई। ठीक है भैया। नेक्स्ट पॉइंट है, आयनिक सॉलिड आर ट्रांसपेरेंट टू विजिबल रेडिएशन। किसी भी आयनिक सॉलिड के ऊपर क्या आप क्या करोगे, जैसे आयनिक सॉलिड के ऊपर आप कोई विजिबल दृश्य प्रकाश डालोगे तो वो उसे ऑब्जर्व कर लेगा, वो सॉरी ट्रांसपेरेंट कर देगा, पारंपार निकाल देगा। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं ये आयोनिक सॉलिड है, मान लो सपोज करो, और इस पे आपने प्रकाश डाला तो पारंपार यदि निकल गया, आर पार निकल गया, तो हम कह देंगे कि भैया ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो यही वाली बात बता रखी, जो आयनिक सॉलिड होते हैं वे कैसे होते हैं भैया, ट्रांसपेरेंट होते हैं। किसके लिए, विजिबल रेडिएशन के लिए, यानी कि आयनीकृत ठोस दृश्य विकिरण के लिए पारदर्शी होते हैं। कैसे होते हैं भैया, पारदर्शी। याद रखना ये वाली बात। अगली बात बता रखी है आपको, यदि आयनिक सॉलिड पे आप क्या करोगे, इंफ्रारेड लाइट डालोगे, अवरक्त प्रकाश डालोगे, अवरक्त, तो वो उसे क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। यदि नमक के ऊपर आप आईआर रे डालते हो तो नमक उसे ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है भैया, क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। ये वाली बात बता रखी, आयनिक सॉलिड ऑब्जर्व स्ट्रांगली इन द इंफ्रारेड। ठीक है भैया। अगर ये वाले इसके सारे पॉइंट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए हो तो सभी एक बार थंब कर दो भैया, जल्दी से सभी एक बार थंब कर देंगे, फिर आगे चलते हैं। अगर ये वाली सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो थंब कर दो भैया एक बार। अगर कोई सा पॉइंट पूछना हो तो पूछ सकता है कोई बच्चा, अदरवाइज समझ में आ गया हो तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, सभी एक बार थंब कर दो भैया। एक बार सभी थंब कर दो भैया, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भैया। अगला देखते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी भी होगी भैया इसकी। अगर मैं आपसे कह लगू आयनिक सॉलिड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि किसी भी, अच्छा ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट है, यदि आप आईआर रेडिएशन इस पर डालते हो, इंफ्रारेड अवरक्त, यानी कि जिसकी जिसकी कैसी होती है वेवलेंथ, लाल रंग से ज्यादा होती है, जिसकी वेवलेंथ लाल रंग से ज्यादा होती है, वो वाला अगर प्रकाश इस पर डाल लोगे आप तो उसे ये क्या करेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे भैया। क्या कर लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे। समझ में आ गया अब। ठीक है भाई, अगले पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, आयनिक सॉलिड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान से समझना, जो हमारे आयोनिक क्रिस्टल होते हैं, यदि आप इनमें बिजली प्रवाहित करना चाहोगे, करंट प्रवाहित करना चाहोगे तो बिल्कुल भी नहीं होगी। आप इन्हें गर्म करना चाहोगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे हीट भी ट्रांसफर नहीं हो सकती। भाई एक बात बताओ मुझे, गुड कंडक्टर कौन होते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। भैया इनमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते वे गुड कंडक्टर नहीं होते, यानी कि इनमें आसानी से विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती। ठीक है भैया, ये वाला पहला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आयनिक सॉलिड आर पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर यानी कि कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, और हीट भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे हीट भी ट्रांसमिटेड नहीं हो सकती। ठीक है भैया, आगे आ जाओ। अगर मैं आपसे कह लगूं, अगर आप इन्हें अगर इन्हें आप यानी कि आयनिक क्रिस्टल को यदि आप पानी में घोलते हो, और पानी को बोलते हैं पोलर लिक्विड। पोलर लिक्विड वे सभी होते हैं, ध्रुवीय विलायक वे सभी होते हैं, या पोलर सोलवेंट कह सकते हो। पोलर सोलवेंट उन्हें कहते हैं जो आसानी से अपने अंदर सारी चीजों को घोल लें। तो इस संसार में सबसे बढ़िया पोलर सोलवेंट होता है पानी, यानी कि वाटर। दूसरे नंबर पर होता है ईथर। तीसरे नंबर पर होता है हमारा बेंजीन। ठीक है भैया। तो अगर मैं आपसे कहूं ये आसानी से पोलर लिक्विड में घुल जाते हैं। भाई घुल क्यों गए, घुल क्यों गए, इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है। ठीक है, ये अच्छे से सोलेबल हो जाते हैं वाटर में। ठीक है भैया, विले हो जाते हैं। अगले पॉइंट पे अगर मैं आपसे कह लगूं, अगर इन्हें बाय द वे स्पेस में छोड़ दिया जाए, खुले स्थान में छोड़ दिया जाए,
तो ये दो डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन कभी नहीं दिखाऊंगा, यानी कि नॉन डायरेक्शनल रहेंगे। अब नॉन डायरेक्शनल का क्या मतलब होता है, इनकी सभी दिशाओं में डायरेक्शन एक जैसी रहेगी। ठीक है भैया, कैसी रहेगी, सभी एक जैसी, किसी भी एक डायरेक्शन में ये ज्यादा या कम नहीं हो सकते, सभी में एक जैसे, तो हम इसे नॉन डायरेक्शन बोलते हैं। यही वाली बात बता रखी है लास्ट पॉइंट पे कि आयोनिक सॉलिड डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट वन डायरेक्शन इन स्पेस फ्रॉम अनदर, यानी कि आयोनिक ठोस आकाश में एक दिशा व दूसरी दिशा में विभेद नहीं कर पाते, सारी डायरेक्शन में एक जैसा काम होगा। यदि नमक को स्पेस में जाकर छोड़ दिया जाए तो चारों डायरेक्शन में एक जैसा फ्लो होगा। ठीक है भैया, एक जैसा, तो डायरेक्ट कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, यदि आयोनिक सॉलिड की आप कंडक्टिविटी बढ़ाते हो, चालकता बढ़ाते हो, मतलब सॉरी, आप आयोनिक क्रिस्टल का क्या करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है भैया, क्या होती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। अच्छा, ये वाला पॉइंट आपका कितनी बार पूछा गया कि आयोनिक सॉलिड किस टाइप के होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं या नॉन डायरेक्शनल होते हैं या बोथ होते हैं, तो दिशात्मक नहीं होते, अदिशात्मक होते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया आपका। ठीक है भैया, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया यदि किसी भी आयनिक सॉलिड की आप क्या करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। क्या होगा, कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। जल्दी से बताओ, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गया आयनिक सॉलिड के, जल्दी से बताओ भैया, अगर कोई दिक्कत समस्या हुई हो तो बताओ, कोई से पॉइंट को समझने में कोई दिक्कत समस्या हो तो पूछ लो एक बार, अदरवाइज रेत, अदरवाइज यस लिख दो भैया एक बार सभी। ठीक है भैया, एक बार सभी यस लिख दो। फिर आगे चलते हैं भैया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। सारे पॉइंट क्लियर हो गए भैया सभी को, जल्दी बताओ। सभी यस लिख देंगे, जो भी स्टूडेंट क्लास ले रहा है यस लिख दो भैया एक बार। ठीक है, बहुत बढ़िया। कल सुबह भी आपकी क्लास चलेगी भैया, ठीक है, प्रिपेयर रहियो। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अब आता है हमारे कोवलेंट क्रिस्टल। कोवलेंट क्रिस्टल होते कौन से, अगर मैं आपसे कहूं कि दो चीजें होती है हमारे पास में, दो की, अच्छा एक बात बताओ, मान लो सपोज करो ए और बी दो भाई हैं, किसी बिजनेस कितने बजे, वो मैं बता दूंगा बाद में, पहले समझ लो ध्यान से। अच्छा, मैं अगर आपसे कह लगा कोवलेंट क्रिस्टल कैसे बनते हैं या कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, सहसंयोजक बंध, दो भाई है मान लो ए और बी, और किसी बिजनेस को स्टार्ट करा, तो उस बिजनेस का टोटल खर्चा आया 1 लाख रुपए, तो मान लो ए ने भी 50,000 रुपए दिए, बी ने भी 50,000 रुपए दिए, तो दोनों की शेयरिंग एक जैसी होगी, दोनों की शेयरिंग भैया कैसी होगी, एक जैसी होगी, जितना ए ने खर्च करा उतना ही बी ने खर्च करा, तो इसका मतलब है यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसी प्रकार से जब दो क्रिस्टल मिलके पहले वाला भी सेम टू सेम एनर्जी देवे, दूसरा भी सेम टू सेम एनर्जी देवे, तो दोनों केस हो जाऊंगा हमारे पास किसके, कोवलेंट के। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये बात बता रखी, सहसंयोजक क्रिस्टल में एक या अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन दो संलग्न परमाणुओं से पृथक होकर उन दोनों में बराबर बराबर सहभाजित होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर क्या लगाऊं, इलेक्ट्रॉन के सहभाजन का सबसे एग्जाम्पल है H2, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन दो परमाणु के सहभाजित होते हैं एक जैसे। इन कोवेलेंट क्रिस्टल one or more of valence electron are detached from two or adjustable atom and one are share equally by the both of them। इस बात को ध्यान से समझ लो, एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ इस वाली बात को। देखो भाई, अगर सपोज करो मैं H2 देखना है कि H2 कैसा बना, तो ध्यान देना भाई, ये ऐसा बना होगा, एक H ये होगा एक H ये होगा, तो इस वाले H ने भी इसे एक मान लो इस तरीके से दिया होगा, और इस वाले ने H ने भी, तो सेम सेम है ना, तो जब इसका भी एक है इसका भी एक है तो H सिंगल बॉन्ड H होता है। अगर सपोज करो मन ने कहा आपसे कि अगर मान लो ऐसा है C ट्रिपल डबल बॉन्ड C, तो इसका मतलब क्या है, इस C ने भी इसने दो दिए हैं और इस C ने भी इसे दो दिए हैं, ठीक है। ऐसे ही इसका क्या मतलब है, C ट्रिपल बॉन्ड C का मतलब है C ने भी इसे 3 दिए हैं, इस वाले C ने भी इसके 3 दिए हैं, तो
तो दोनों की बराबर साझेदारी होगी। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल कोवेलेंट क्रिस्टल का या कोवेलेंट बॉन्ड को समझने का क्या है, H2 है। क्यों H2 में क्या होता है, मतलब सेम साझेदारी, इसका भी एक इसका भी एक, तो दोनों ने मतलब इसने भी सेम टू सेम दिया, इसने भी सेम टू सेम दिया, तो इसने क्या करा, मतलब बॉन्ड बना लिया। तो इसने भी जितना इसने दिया इतना ही उसने दिया, तो इसे कोवेलेंट क्रिस्टल बनाया उसने। ठीक है भैया, ऐसे क्रिस्टल क्या होते हैं, कोवेलेंट क्रिस्टल होते हैं। अब ये वाली जो पहले वाली लाइन है इसे थोड़ा ध्यान से समझ लो। इन कोवेलेंट क्रिस्टल मोर वन और मोर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक एग्जांपल 11Na ले लेता हूं मैं। ठीक है भैया, 11Na ले लेता हूं। ठीक है, ध्यान से समझो। अगर मैंने आपसे कहा इसका बना 281, जो साझेदारी बनाने के लिए एप्लीकेबल रहेगा इसमें एक रहेगा ये वाला। ठीक है भैया, मैंने लिया 17Cl, तो इसमें 287, तो इसमें साझेदारी करने के लिए 7 एप्लीकेबल है हुआ। ये जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो मान लो Na इस तरीके से NaCl रहेगा। मान लो Na का तो एक आ गया यहाँ पे, और Cl के कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरीके से यो इसे देने का काम करेगा, ये सारे अपने इसे देने का काम करेगा। तो इसका मतलब इनके बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, NaCl। तो इस तरीके के, यानी कि जितने इसने दिए इसे, भाई जितना इसे लेने का काम करा उतना इसे देने का काम करा। ठीक है, वैसे ये एग्जाम्पल इतना वो नहीं है, कभी तुम यहाँ पे लिख कर लगो तो वैसे ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से बॉन्ड की शेयरिंग करी जावे। ठीक है, आपको वही एग्जाम्पल यूज करना है जिसमें आपको जितना H ने इधर दिया उतना ही H ने इधर दिया भैया। ठीक है भैया, हेलो। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना आई हो डेफिनेशन समझने में। वो कह रहा है इन कोवेलेंट क्रिस्टल, यानी कि कोवेलेंट क्रिस्टल में एक या दो से ज्यादा है, मतलब एक या एक से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन होंगे वे मतलब बाहर निकल के किसी भी एटम में इक्वली शेयरिंग करेंगे। ठीक है भैया, इक्वली शेयरिंग करेंगे। तो इस वाले ऐसे क्रिस्टल को क्या बोला जाता है, कोवेलेंट। बस एक पॉइंट याद रखना, जहां पे इक्वल शेयरिंग की बात होगा वहां पे कोवेलेंट का नाम दे देना, सह संयोजक कर देना। सह संयोजकता मतलब जितना तेरा उतना मेरा। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ समझ में आ गया, फिर इसके फीचर्स देखते हैं। एक बार सभी थंब कर दो भैया अगर समझ में आ गया हो तो। ये वाला पॉइंट आगे सबको समझ में आया? अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ। यानी कि कोवेलेंट क्रिस्टल का मतलब है जितना पहले वाले का उतना ही दूसरे वाले का सेम टू सेम हो। ठीक है भैया, जल्दी से सभी थंब कर दो एक बार। तो इनकी डेफिनेशन से इतना खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसकी डेफिनेशन के लिए तौर पे आप बस ये याद रख सकते हो, कैसे सेम इक्वली पार्टनरशिप हो। ठीक है भैया, इसके इससे पूछे जाएंगे प्रॉपर्टी से क्वेश्चन। अगर आपसे कोई पूछा लगा कोवेलेंट क्रिस्टल के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो आपको बताना कि डायमंड होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, ग्रे धूसर बोलते हैं। धूसर का मतलब होता है जैसे आप किसे क्या करते हो, किसी को भी टिन को जला देते हो तो वो धूसर बन जाती है। ठीक है भैया, टिन होती है। और सिलिकॉन कार्बाइड होता है, जिंक सल्फाइड होता है। ठीक है भैया, ये किसका एग्जाम्पल है, जिंक सल्फाइड कोवेलेंट का। तो इसमें से ये वाली टर्म्स इंपॉर्टेंट है एक तो। ठीक है, एक ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये मतलब ज्यादातर इसके पूछे ही जाते हैं भैया एग्जाम्पल। ठीक है भैया, याद रखने ज्यादातर आपको। ये कुछ एग्जाम्पल से एक बार इन्हें याद करने की कोशिश करो 1 मिनट में सभी।
हाँ जी, डायमंड का सी होता है। कार्बन से तो बनकर मिलकर मिलकर बना है भैया, अगर कार्बन का दूसरा ही तो रूप है। ठीक है भैया, डायमंड जो है कार्बन का दूसरा रूप है। ठीक है भैया। चलो इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं अच्छे तरीके से। प्रॉपर्टी बहुत जानदार है इसकी। अगर मैं आपसे कह लगूं कोवलेंट बॉन्ड कैसा बॉन्ड है भैया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। किसी भी साझेदारी में किसी भी साझेदारी में इक्वल पार्टनरशिप में स्ट्रॉन्ग काम होता है। ना तो वो इससे जा सकता दूर, ना दूसरा जा सकता। ठीक है भैया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सहसंयोजक बंध कैसा होता है, प्रबल बंध होता है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका। अगर मैं आपसे कह लगूं कि कोवलेंट क्रिस्टल में जब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो कितनी कंजेसिव एनर्जी हो सकती है, यानी कि कितनी ज्यादा हो सकती है, तो 6 से 12 तक एनर्जी हो सकती है इसकी। ठीक है भैया, 6 से 12 तक। अच्छा, एक नॉर्मल टर्म से भी पूछी गई है यहाँ से, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भैया कार्बन कार्बन के बीच में कितनी कंजेसिव एनर्जी होती है। आप एक तरीके से इसे बाइंडिंग एनर्जी भी कह सकते हो कि कार्बन 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 के बीच में कितनी बाइंडिंग एनर्जी होती है। ठीक है भैया, तो आपको बताना 7.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भैया, यानी कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण इनकी कंजेसिव एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें से आपको दो टर्म्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकता है, एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का और एक ये वाला। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है इस वाले पेज पे सभी को? कोई दिक्कत तो ना है? एक बार सभी थंब कर दो अगर समझ में आ गया हो सभी के यहाँ तक का, फिर आगे चलते हैं भैया। ठीक है भाई, चलें भाई इसके और मेन फीचर्स देख लेते हैं। और मेन फीचर्स देख लेते हैं। देखो भाई, अधिक बंधन ऊर्जा वाले सहसंयोजक क्रिस्टल, यानी कि किन की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है, तो भैया अब डायमंड की बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है भैया, डायमंड की बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। ये बात मैंने बता रखी, कोवलेंट क्रिस्टल विद लार्ज बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है भैया, जैसे डायमंड डायमंड की एनर्जी कैसी होती है, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, इसी वजह से ये कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। और इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट भी कैसे होते हैं इनके, ज्यादा हाई होते हैं, यानी कि आप इसे हीरे को आसानी से वो नहीं कर सकते, पिघला नहीं सकते। बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा हीरे को पिघलाने के लिए आपको। ठीक है भैया, यही वाली बात बता रखी है। एंड ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट, यानी कि कोई भी अगर लाइट हीरे पे पड़ती है तो वो बाहर निकल जाओगे। ठीक है भैया, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ तक कि पहले पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा बता रखा कि कोवलेंट क्रिस्टल आर नॉट गुड कंडक्टर, ये भी गुड कंडक्टर नहीं होते, यानी कि इनमें भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। ठीक है, ना तो ये हीट एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती, क्योंकि भैया ये तो खुद होते ही कैसे हैं, डायमंड ज्यादातर तुमने देखा होगा होता ही कैसा है, इंसुलेटर होता है। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार यो कि डायमंड कैसा होता है, इंसुलेटर अचालक होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है भैया, और दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या देखा था, थोड़ी देर पहले देखा था कि आयनिक क्रिस्टल में नॉन डायरेक्शनल आ रहा था, लेकिन ये डायरेक्शनल होते हैं। जिस डायरेक्शन में आगे चलेंगे इनकी डायरेक्शन बनती है, तो हाईली डायरेक्शन, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है भैया, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे तो आप लिख दियो कि जो हम नोट पॉइंट में लिखवा रहा हूँ कि आयनिक आयनिक जो क्रिस्टल होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। लेकिन जो हमारे कैसे होते हैं, कोवलेंट क्रिस्टल होते हैं, सहसंयोजक क्रिस्टल होते हैं, वे कैसे होते हैं, डायरेक्शनल। याद रखनी भैया ये वाली बात, कैसे होते हैं, डायरेक्शनल। जल्दी से बताओ इस वाले पेज पे कोई दिक्कत किसी को भी? जिन्हें ये पॉइंट बताए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है भैया आपके। जल्दी बताओ भैया, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, एक बार अगर कोई दिक्कत समस्या ना हो तो सभी थंब कर दो एक बार जल्दी से, जल्दी से थंब कर दो भैया, फिर आगे चलते हैं। अगर इस पेज पे कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी?
सभी एक बार थम कर दो भैया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कह लगूं, अब तीसरे नंबर पर देखते हैं हम मेटेलिक क्रिस्टल। मेटेलिक क्रिस्टल होते क्या भैया? मेटल तीसरे नंबर पर कौन सा था हमारा? मेटेलिक क्रिस्टल, यानी कि धात्विक। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, धात्विक, धात्विक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल। भैया धात्विक क्रिस्टल एक तरीके से ऐसा मान कर चलो धातु ही है। ठीक है भैया, धातु ही है। अच्छा, मैं अगर आपसे कह लगूं किस प्रकार से इसे हम समझ सकते हैं, तो मेटेलिक क्रिस्टल आर नॉर्मली मेटल, यानी कि एक तरीके से मेटेलिक क्रिस्टल एक तरीके से मेटल ही है। ठीक है। और किस तरीके से बने हैं? विच आर मेड अप ऑफ एटम whose वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर वीकली कपल्ड। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, जितनी भी संसार में मेटल होती है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत कमजोर होते हैं। यानी कि एक एग्जांपल वे में आपको बताता हूँ, अगर मैं आपसे कह लगा 11 Na कैसी है आपकी? मेटल है। तो अगर मैं ऐसे कह लगूँ 281, तो ये जो हमारा एक ये वन वाला है, इसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यही संयोजकता बनाने का काम करता है, ये निकल कर जा सकता है आसानी से, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अब मुझे जल्दी से ये बताओ, किसे आसानी से निकाला जा सकता है? तो इसे आसानी से निकाला जा सकता है, और जिसे आसानी से निकाला जा सकता है वो कैसा होता है? लूजली बाउंड। कैसा होता है? लूजली बाउंड। ठीक है भैया, आगे बात समझ में? यानी कि कमजोर रूप से बंधा हुआ, जो आसानी से कम एनर्जी में निकाल रहे हो। लेकिन यदि आप 8 की तरफ न जाओ तो बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते, ज्यादा एनर्जी चाहिए। निकाल तो दोगे पर ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो यो कैसा है? टाइटली बाउंड। यहाँ तक के तो ये रहेंगे टाइटली बाउंड, लेकिन लास्ट वाला कैसा होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका लूजली बाउंड। ये वाली बात बता रखी। मेटेलिक क्रिस्टल आर नॉर्मली मेटल, एक तरीके से मेटल ही होती है। और किससे बने हैं ये? कि किसी भी एटम में कोई भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वे कैसे होते हैं? वीकली कपल्ड, यानी कि कमजोर रूप से बंधे हुए रहते हैं। किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयंस। इन ये कैसे होते हैं पॉजिटिव आयंस? कोर्स इमर्ज्ड इन ए गैस फ्री इलेक्ट्रॉन। ये वाली बात समझ लो, ये लास्ट वाली लाइन ये वाली। देखो भाई, मान लो कोई भी ये हमारा एक तरीके से एक इमर्ज्ड का मतलब डूबना। ठीक है। मान लो सपोज करो ये कोई जैसा एक गैस में, मतलब जैसा मान लो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ना, मान लो कोई भी ये मेटल होगी, अगर ये मेटल है तो इसमें जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ना वे इस तरीके से तैरते रहते हैं। ठीक है। आप कभी कभार पॉजिटिव के स्थान पे यहाँ पर नेगेटिव भी तरवा सकते हो, क्योंकि भैया दोनों तरीके के रहेंगे। तो ये वाली बात इसमें बता रखी है। ठीक है। कि डूबे हुए रहते हैं। कौन डूबे रहते हैं? पॉजिटिव आयंस कोर डूबी हुई रहती है। किसमें? किसी भी गैस में। ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या? धात्विक क्रिस्टल जिन्हें साधारणतः क्या कहा जाता है? धातु भी कहते हैं, ऐसे परमाणुओं से बंधे होते हैं जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन का नाभिक से युग्मन बहुत दुर्बल होता है। तो ये दुर्बल का केस मैंने यहाँ पे बता दिया कि एक को आसानी से निकाला जा सकता है न्यूक्लियस के पास में से, लेकिन 2 और 8 को नहीं निकाला सकता क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो यहाँ से इतना कुछ खास क्वेश्चन आपका बनता नहीं है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसका, कि अगर मैं आपसे कह लगूं सबसे अच्छा मेटल। ठीक है भैया, अगर मैं आपसे कह लगूं आवर्त सारणी, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल है, शुरू के चार ग्रुप को क्या बोला जाता है भैया? शुरू के चार ग्रुप को क्या बोला जाता है भैया? मतलब एक तरीके से मेटल बोला जाता है। और एक संक्रमण तत्व का नाम सुना होगा तुमने, सुना है सबने? डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, बोला होगा, सुना होगा। तो जितने भी शुरू के चार वे हैं हमारे, चार ग्रुप है, और ट्रांसलेशन एलिमेंट जो हैं संक्रमण तत्व, यानी कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उन्हें ये क्या है? मतलब एक तरीके से ये धातु ही है। क्या है ये भैया? धातु ही है। एक एग्जांपल के तौर पर लिथियम, सोडियम, ये सभी कैसी है? धातु है। ये बता रहा कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट इन द फर्स्ट फोर ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड द ट्रांजिशन एलिमेंट आर मेटल्स। ठीक है। अच्छा, एक बात बताऊं, कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो बाउंड्री लाइन पर चीजें दिखाते हैं, बाउंड्री लाइन पे। तो ये नोट पॉइंट वही है बाउंड्री लाइन का, ये बाउंड्री लाइन का नोट पॉइंट है, यानी कि बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे ही बचा। जैसे पास होने के लिए किसी स्टूडेंट को 33 नंबर चाहिए तो बाउंड्री लाइन क्या होंगे?
33 से एक कम होते ही फेल हो जाओगा, 33 होते ही पास हो जाओगा। ठीक है भैया, यही वाली बात बता रखी है यहाँ पे कि 13.2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ऊपर, 13.2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ऊपर ये जो व्हाइट टिन है, व्हाइट टिन किस में एग्जिस्ट करती है? धातु में। जो सफेद टिन होती है हमारी किस में एग्जिस्ट करती है? धातु में। लेकिन यदि 13 डिग्री से नीचे नीचे लिया हुआ है, 13.2 से नीचे नीचे लिया हुआ है, तो ये किस में लाई करेगी? ग्रे टिन में, भूरी टिन में, भूरी टिन में। और भूरी टिन को हम किस में पढ़ते हैं हमेशा? कोवेलेंट सॉलिड में, यानी कि सहसंयोजक ठोस में। तो ये याद रखना भैया, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो कि भैया अगर व्हाइट टिन आवे, सफेद टिन आवे, तो वो किसमें? मेटेलिक क्रिस्टल में दिखाएगा आपको। किसमें दिखाएगा? मेटेलिक क्रिस्टल में। कितने डिग्री सेल्सियस पे? तो आपको बताना 13.2 डिग्री सेल्सियस है। अगर नीचे नीचे है तो वो काली रहेगी इतना। तो ये कोवलेंट क्रिस्टल दिखाओगे ग्रे टिन। ठीक है भैया, ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया? जल्दी से एक बार थम कर दो अगर समझ में आ गया हो तो भैया, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी? तभी एक बार थम कर दो। ठीक है भैया, सभी एक बार थम कर देंगे और जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है यहाँ तक किसी को भी? फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, देखते हैं। अगर मैं आपसे कह लगूं मेटेलिक क्रिस्टल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो सरफेस लस्टर होते हैं। सरफेस लस्टर का मतलब होता है यदि आप किसी भी मेटल को ऊपर से हथौड़े दबाओगे तो वो सरफेस से फैलेंगी, तो उसे बोला जाता है मेटल सरफेस लस्टर, यानी कि पृष्ठ ध्रुति, यानी कि आघात वर्धनीय। यदि आप किसी भी मेटल को सपोज करो आप ऊपर से हथौड़ा करोगे तो ये थोड़ा सा फैल जाएगी, थोड़ा सा क्या होगा? फैल जाएगी। दूसरा डक्टिलिटी होता है, तन्यता, यानी कि तार खींचे जा सकते हैं, तार, यानी कि किसी भी मेटल के तार खींचे जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगला पॉइंट है नो ट्रांसपेरेंट, यानी कि अपारदर्शी होते हैं। भाई आप यदि लोहे में से अगर प्रकाश कर लोगे तो पार नहीं होएगा। तो दूसरी बात बता रखी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी बात। ठीक है भैया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे धात्विक बंध होते हैं, मेटेलिक क्रिस्टल होते हैं, वे इन दोनों से कमजोर होते हैं। कैसे होते हैं? इन दोनों से कमजोर होते हैं। ठीक है भैया, यानी कि मेटेलिक बॉन्ड जो होते हैं किससे कमजोर होते हैं? आयोनिक से, आयोनिक से। और कोवलेंट बॉन्ड से कैसे रहेंगे? कमजोर रहेंगे। ठीक है भैया। और अच्छा एक चीज बता दूं, जैसे सोडियम की, यानी कि सोडियम कैसे एक मेटल है तो उसकी कजेसिव पावर बहुत कम होती है, 1.13। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था पिछले साल आपका ये, कि सोडियम की कजेसिव पावर, ससंजक, ससंजक ऊर्जा कितनी होती है? पूछा गया था भैया ये क्वेश्चन आपसे। कितनी होती है? 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और जिंक की कितनी होती है भैया? जिंक की होते हैं 1.35, थोड़ी सी फालतू इससे। जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी? जल्दी से भी थम कर दो भैया एक बार। ठीक है भैया, सभी एक बार थम कर देंगे। अगर मैं आपसे कह लगूं दूसरी चीज, जितने भी ये हमारे मेटल होती हैं इनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है भैया, क्योंकि ये बहुत तेजी से टूट जाती है। ठीक है, अगर मैं आपसे कह लगूं, लेकिन अगर संक्रमण तत्व की बात कर लगूं, मैं डी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर लगूं, उनके कैसे होते हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। तो शुरू के चार चार शुरू के चार ग्रुप के
4 ग्रुप के समूह के, तो मेल्टिंग पॉइंट कैसे रहेंगे, बहुत कम रहेंगे। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंटों के कैसे रहते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट रहते हैं। ठीक है भैया, उसमें ये सभी आ जाते हैं। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना आए तक किसी को भी। तो अब उसे देख लेते हैं, सबसे लास्ट वाले को, सबसे लास्ट वाले को देख लेते हैं एक बार। अच्छा एक चीज और बताऊं, अगर ये कुछ नोट पॉइंट और है कि भैया डायमंड हमारा कैसा है, डायमंड हमारा इंसुलेटर है, जर्मेनियम और सिलिका कैसे सेमीकंडक्टर है, और ग्रेटिन कैसा भैया हमारा कंडक्टर है। अगर मैं आपसे कह लगूं कि मेटेलिक कंडक्टर के अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे आप, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। ठीक है भैया, अगर मैं आपसे कह लगूं कि मेटेलिक, जो ये हमने मेटेलिक क्रिस्टल पढ़े हैं, ये किसमें किसमें घुल जाते हैं और किसमें नहीं घुलते, तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि भैया ये पानी में तो नहीं घुलेंगे, अघुलनशील रहेंगे। लेकिन किसमें घुल जाओगे ये, किसमें, ईथर और बेंजीन में घुल जाएंगे। ठीक है भैया, यानी कि जितने भी मेटेलिक क्रिस्टल होते हैं वे पानी में नहीं घुलते, किसमें घुल जाएंगे, ईथर और बेंजीन में घुल जाएंगे। जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी, फिर आगे चलते हैं। जल्दी बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है किसी को भी। तभी एक बार थम कर दो। ठीक है, अगले दो जो हैं हमारे, उनमें से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, उन्हें मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक है भैया, तो अब हम देख लेते हैं मोलिकुलर, मोलिकुलर मोलिकुलर का दूसरा भी नाम है भैया इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस क्रिस्टल, यानी कि इन्हें बोलते हैं आणविक, आणविक या निष्क्रिय, निष्क्रिय गैस क्रिस्टल। ठीक है भैया, अगर मैं आपसे कहूं इसका क्या मतलब है, मोलिकुलर और इनर्ट गैस क्रिस्टल का क्या मतलब है, ना तो ये किसी से मतलब रखते, ना किसी को देते, ना किसी से लेते, तो ये बहुत कमजोर होते हैं। कैसे होते हैं भैया, ये कमजोर होते हैं। ठीक है, अगर आपका इनके स्थान पे अगर वांडरवाल्स भी कह लगो तो कोई दिक्कत ना, वांडरवाल्स क्रिस्टल, चलो मैं वो वांडरवाल्स क्रिस्टल ना कह के वांडरवाल्स फोर्स कह दूंगा, कि इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, वांडरवाल्स। तो इस पॉइंट को आप इस प्रकार से लिखेंगे कि भैया जितने भी हमारे मोलिकुलर होते हैं, मैनी सॉलिड्स, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं ना देना ना लेना किसी से कुछ कोई मतलब नहीं, मैनी सॉलिड्स और क्रिस्टल, ये किसके बने होते हैं, न्यूट्रल, न्यूट्रल होते हैं। क्रिस्टल कंपोज्ड आर कंपोज्ड ऑफ न्यूट्रल, ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एटम, और एटम विदाउट, यानी किसी से भी शेयरिंग नहीं करेंगे भैया, विदाउट एनी ट्रांसफरिंग। भाई निष्क्रिय जब भी तो है, इनर्ट जब भी तो है, ये जब किसी से वो नहीं कर रहे शेयरिंग, या ना किसी से शेयरिंग कर रहे, और ना ही ये गति कर रहे, अपनी जगह पड़े हुए हैं बस, फ्री मूवमेंट, फ्री मूवमेंट विच क्लाउड, विच क्लाउड फॉर्म, ऐसी बनाए हुए हैं, निष्क्रिय पड़े हुए हैं, बस धरती पे बोझ हैं, आयनिक, आयनिक बोल सकते हैं इन्हें, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब जिस प्रकार से ट्रांसफरिंग, शेयरिंग या फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होती है और क्लाउड्स बनते हैं, लेकिन इसमें नहीं बनते, आयोनिक में बनते हैं, कोवलेंट में भी बनते हैं, कोवलेंट में भी बनते हैं, और मेटेलिक बॉन्ड में बनते हैं। ठीक है भैया, मेटेलिक बॉन्ड में बनते हैं। ठीक है भाई, तो इनकी कुछ, चलो हिंदी में भी लिख लो जब ऐसी बात है तो, अनेक, अनेक ठोस
अथवा क्रिस्टल, अथवा क्रिस्टल, उदासीन अणुओं, उदासीन अणुओं अथवा परमाणुओं से बनते हैं, अथवा परमाणुओं से बनते हैं। इनमें इनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, स्थानांतरण, तयभाजन यानी कि जो आपस में दी हुई चीज है, तयभाजन, अथवा अथवा मुक्त भ्रमण, बिल्कुल भी नहीं होता मुक्त भ्रमण, मुक्त भ्रमण नहीं होता, जिसके कारण, जिसके कारण इनमें कोई बॉन्ड नहीं बनेगा इसमें, जबकि इनमें सभी में बनता है आयनिक तय संयोजक, अथवा अथवा धात्विक बंध नहीं बन पाते। ठीक है भैया, अब मैं इसके कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है भैया, इनका कुछ और पॉइंट जो फीचर्स हैं वे बता रहा हूँ मैं आपको इनके। ठीक है भैया, बस खत्म होने वाली है भैया, थोड़ी सी रह रही है। ठीक है भैया, तो इसके कुछ फीचर्स हैं या प्रॉपर्टीज ऑफ मोलिकुलर, मोलिकुलर और इनर्ट गैस क्रिस्टल, इनर्ट गैस क्रिस्टल, कुछ प्रॉपर्टी होती है भैया। इनर्ट गैस क्रिस्टल, ठीक है भाई, गुण देखते हैं इसके। तो गुण कौन कौन से हैं भैया इसके, तो बहुत सबसे वीकेस्ट है, सबसे वीकेस्ट है भैया ये। सबसे अगर चारों पांचों में देखा लगा सबसे कमजोर है भैया ये। ठीक है, शॉर्ट रेंज होती है इनकी, शॉर्ट रेंज भी होती है, काफी कम दूरी तक ही काम करते हैं अभी, लघु प्रयास वाले होते हैं। और इन्हें एक बल और कहा जाता है वांडरवाल फोर्स, इन्हें क्या बोला जाता है, वांडर वाल्स फोर्स भी कहा जाता है, वांडरवाल बंद भी, वांडर वाल्स बंद भी। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका, सबसे बेस्ट एग्जांपल है सॉलिड मीथेन, सॉलिड मीथेन CH4, इसका बेस्ट एग्जांपल है, यही हर साल पूछा जा रहा है आपका आपका। ठीक है भैया, लिख लो भाई। और सबसे लास्ट में पूछते हैं, इसकी कजेसिव एनर्जी बहुत कम रहेगी भैया, कजेसिव एनर्जी कैसी रहती है इनकी, काफी लो होती है, यानी कि ससंजक ऊर्जा कैसी होती है, ससंजक ऊर्जा कम होती है इनकी। ठीक है भाई, ठीक है भाई, फिर अगले पे चलते हैं और खत्म होने होने वाला लास्ट पॉइंट था ये हमारा चौथे वाला नंबर का था, ये कौन सा था हमारा, फोर्थ था भैया, ये फोर्थ था। अब पांचवें नंबर पर पहुंचते हैं, यहाँ तक तो बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। ठीक है भैया, सबसे वीकेस्ट है, ये भी पूछा जाता है इसका, ठीक है, और ये भी इसका इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तीनों में से एक आने की संभावना है भैया। और सबसे, अब चलते हैं
हाइड्रोजन 5वें नंबर का है भैया आपका। सबसे लास्ट कौन सा था भैया आपका, जल्दी से बताओ, सबसे 5वें नंबर का कौन सा था आपका? हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल। 5वें नंबर का कौन सा था? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल, हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल। भैया जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता हो, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता हो, ये एक आधी प्रॉपर्टी है बस इसकी, तो जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता हो, ठीक है भैया, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता हो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिस्टल होता है। एक ही एग्जांपल है इसका बहुत बढ़िया, H2O, आइस यानी कि बर्फ। तो एग्जाम्पल पूछ लेता है आपसे कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड किस में, इसमें कौन सा पाया जा रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है भैया, NH3 में, अमोनिया में, HF में, ये सभी एग्जाम्पल है भैया इसके, ठीक है। और लास्ट खत्म हो गया भैया, ठीक है भैया। आज ये आपका कंसेप्ट खत्म हो गया। जल्दी से बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना आई, ठीक है भैया। जल्दी से एक बार सभी थंब कर दो। कल सुबह भी आपकी क्लास होगी भैया, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को।